हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज शर्मा आप सभी का एक बार फिर से एटॉमिक फिजिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने बुक के पीछे के 7 प्रश्नों को हल किया था ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में। आज 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु में। मैं यहाँ प्रश्न लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु में यदि बोह्र सिद्धांत के अनुसार आपको कोणीय संवेग के बारे में जानकारी दे रखी है। कोणीय संवेग 2h/2π हो तो ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है, तो ऊर्जा ज्ञात करें। तो देखिए बेटा सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले देखिए बोह्र सिद्धांत के अनुसार कोणीय संवेग L = mv × r = nh/2π होता है। प्रश्नों को करने के पीछे जो मकसद है वो केवल इसके आंसर से ही हमें मतलब नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आना चाहिए कि कोणीय संवेग क्या होता है। 2h/2π, इस 2h/2π में ये h क्या चीज है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कोणीय संवेग को लिखा कैसे जाता है, तो देखिए बेटा बोह्र सिद्धांत के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसी कक्षा में परिक्रमण कर रहा होता है तो ये केवल उसी कक्षा में परिक्रमण कर सकता है जिसमें इसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। जहां n के बारे में आपको बताया गया था, n की वैल्यू होती है 1 2 3 4 और इसे कहा जाता है मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, ये m, ये गति कौन कर रहा है, यहाँ पर परिक्रमण कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। ये nवीं कक्षा का ये स्पीड है, चाल है, और ये nवीं कक्षा की त्रिज्या है। ठीक है, ये nवीं कक्षा का कोणीय संवेग है। ये तो बात हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन में। अब आइए प्रश्न को देखते हैं। आपको दिया गया है h/2π और यहाँ पर आप कंपेयर करके देखेंगे होता है nh/2π और यहाँ पर आपको कोणीय संवेग दिया है। कोणीय संवेग आपको गिवन है 2h/2π। तो आप क्या करेंगे, h/2π से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बेसिक सी बात समझ में आ गई कि n = 2 हमें प्राप्त हो गया, यानी हमें मुख्य क्वांटम संख्या सेकंड प्राप्त हो चुकी है, यानी कि सेकंड कक्षा में ये परिक्रमण कर रहा है। आइए आगे देखते हैं क्या ज्ञात करना है। तो ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो आप बेटे देखिए En का फॉर्मूला होता है -z² n² × 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। ध्यान दीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए z = 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर अपॉन कौन सी कक्षा, इधर सॉल्व कर लेते हैं। E2 = -1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर × 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो E2 की वैल्यू आ गई 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट आंसर। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। प्रश्न से आपको जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो एक बार थोड़ा रिवाइज भी हो रहा होगा। मैंने आपको बताया भी था कि प्रश्न केवल और केवल प्रश्न कराना हमारा मकसद नहीं है, आपको इस चैप्टर का एक बार रिवाइज भी कराना है। जैसे आप ये समझ गए होंगे कि ये द्वितीय विधारणा मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। अगर आप क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसको आप करते हैं। यहाँ का क्वेश्चन था। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है हाइड्रोजन सदृश किसी आयन की मूल अवस्था में एनर्जी आपको गिवन है। तो मैं पहले प्रश्न लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, हाइड्रोजन सदृश किसी आयन की मूल अवस्था में ऊर्जा। देखो बेटा जब भी मूल अवस्था कहा जाए, इसको मूल अवस्था का मतलब ग्राउंड स्टेट होता है। n = 1 प्रथम कक्षा जो नाभिक के सबसे निकट होती है। मूल अवस्था में ऊर्जा -54.4 इलेक्ट्रोवोल्ट है। मैं प्रश्न यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि कुछ बच्चों के पास बुक्स नहीं होगी, अभी थोड़ा सा मार्केट में प्रॉब्लम है कि बुक्स ना मिले, इसलिए मैं यहाँ पर प्रश्न लिख के बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपके बुक के पीछे का ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है।
तो आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हैं। हाइड्रोजन सदृश किसी आयन की मूल अवस्था में ऊर्जा है, तो यह हो सकता है, ये पूछ रहा है यह हो सकता है, मतलब ये हीलियम होगा, लिथियम होगा, क्या होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन इसमें एक्चुअल में इस तरह से ऑप्शन दे रखे होंगे, आप देखोगे तो He प्लस Li+2, सी ऑप्शन दे रखा है, बेरिलियम का कोई दे रखा होगा He+2, इस तरह से। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो देखिए बेटा सॉल्यूशन इसका, सबसे पहले हाइड्रोजन सदृश किसी आयन की मूल अवस्था में ऊर्जा, चूंकि हम जानते हैं कि En इजिकल टू होता है -z²/n² इंटू 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटे, यहाँ पर मूल अवस्था की बात कर रहा है, तो मूल अवस्था हो सकता है प्रश्न मैंने जब पढ़ाया हो तब भी मैंने हल करा दिया हो, लेकिन रिवाइज कर रहे हैं तो आप एक बार और समझ लीजिए। n इजिकल टू 1 करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, E1 इजिकल टू z² इंटू 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। समीकरण नंबर 1 हटा दो, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 का स्क्वायर करोगे तो उसका कोई सेंस नहीं बचेगा। अब आपको गिवन है, यहाँ पर दिया है E1 की वैल्यू -54.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिल जाएगा यहाँ से, तो आप देखोगे 54.4 इज इक्वल टू -z² इंटू 13.6, ये इससे कैंसिल आउट हुआ 4 टाइम्स, तो 4 इज इक्वल टू z², माइनस का माइनस भी कट जाएगा बेटा, तो z इज इक्वल टू √4, यानी z इज इक्वल टू 2। और 2 किसके लिए होता है, हाइड्रोजन हीलियम, लेकिन हाइड्रोजन सदृश है, हाइड्रोजन जैसा है, जैसा मतलब यहाँ पर अगर ऑप्शन ऐसा हो हीलियम और हीलियम प्लस और हीलियम, ठीक है ना, हीलियम+2, तो आप किसको लगा कर आएंगे, He+। ऐसा क्यों? क्योंकि बोर का जितनी भी यहाँ पर थ्योरेटिकल बातें हैं, ये केवल उन्हीं परमाणुओं में लागू होती है जिनमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो बेटा इसका परमाणु क्रमांक 2 है, 1+ लगा दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो ये दिस इज करेक्ट आंसर। इसको आप नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अब आपके ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे ये तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न है, उसमें पहले के शुरुआत के 4 क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैं 5वां क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ। 5वां क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है, किसी हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, किसी हाइड्रोजन सम परमाणु की प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -27.2 इलेक्ट्रोवोल्ट है, तो तृतीय कक्षा में इसकी ऊर्जा ज्ञात करें। तो तृतीय कक्षा में इसकी ऊर्जा ज्ञात करनी है। यह प्रश्न है, एक बार प्रश्नों को नोट कर लीजिए। देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले अब देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, किसी हाइड्रोजन सम परमाणु की प्रथम बोर कक्षा में, हाइड्रोजन जैसा कोई परमाणु है उसकी प्रथम कक्षा में यानी N1, E1 इज इक्वल टू होता है बेटा z²/1² इंटू 13.6 इज इक्वल टू कितना गिवन है, -27.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। यानी सीधे सीधे से इसका मतलब क्या हो गया कि E1 की वैल्यू जो यहाँ पर सॉल्व करने से z²/1 का स्क्वायर करोगे तो कोई मतलब नहीं बचेगा, इज इक्वल टू -27.2 इलेक्ट्रोवोल्ट है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो इसकी तृतीय कक्षा में इसकी ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अतः तृतीय कक्षा में ऊर्जा, तो क्या लिखोगे आप, E3 इज इक्वल टू z² की जगह z²/3 का स्क्वायर इंटू 13.6।
अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो E3 इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए, माइनस जेड स्क्वायर इंटू 13.6 अपॉन 9। आप देखेंगे यहाँ पर तो जेड स्क्वायर इंटू 13.6 इज इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, -27.2। तो इसकी जगह आप क्या रख दोगे, -27.2 अपॉन 9। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 3.02 इलेक्ट्रोवोल्ट आंसर, अप्रोक्सीमेटली ये इसका आंसर है। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, पहले इसको नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्न है, ये बोर्ड में पूछा गया प्रश्न था भाई, इसको देखिए। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोर कक्षा में, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा कितनी है पूछी गई है। इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करें। हो सकता है आपसे काइनेटिक एनर्जी भी पूछ ले, आपको पता होना चाहिए बेटा। आइए इसको देखते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एक रिलेशन बताया था, ई काइनेटिक एनर्जी एनवे कोश इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एनवे कोश ऑन 2 इज इक्वल टू माइनस ई एन। ये रिलेशन आप ध्यान रखें, आपको इस तरह के सारे प्रश्न हल कर पाओगे। तो देखिए बेटा, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोर कक्षा में हम जानते हैं क्या, E1 इज इक्वल टू होता है -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। हमें U1 निकालना है, तो इन संबंध से U1 अपॉन 2 इज इक्वल टू E1, माइनस से माइनस कटा तो U1 इज इक्वल टू 2 E1, यहाँ जाइए तो U1 इज इक्वल टू 2 इंटू -13.6, तो U1 इज इक्वल टू हो गया -27.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये इसका आंसर है, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका 6 क्वेश्चन है। हाँ, ये मैंने 7 क्वेश्चन पहले करा दिए, अब मैं 6ठा प्रश्न कराऊंगा। पहले कायदे से मुझे 5वीं और 6ठा कराना चाहिए था, लेकिन ये पहले हो गया। 6 क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की विभिन्न कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की विभिन्न कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। देखिए बेटा सॉल्यूशन, आपने जब रेडियस का डेरिवेशन किया था तो क्या आया था, रेडियस का डेरिवेशन में था Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर बाई जेड इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये आया था। यहाँ देखेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Rn प्रोपोर्शनल n स्क्वायर बाई जेड। हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहा हूँ तो Z इज इक्वल टू 1, यानी Rn प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे निकालना है R1 R2 R3, तो क्या जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 1:4:9 इसका ये आंसर है। ठीक है बेटा, ये नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, यदि हाइड्रोजन परमाणु में, ये भी अच्छा प्रश्न है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, कोई ऐसे प्रश्न नहीं पूछा जाता है जिसमें बहुत बड़ी रॉकेट साइंस आपको लगानी हो। जो आपने पढ़ा है उसी में से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बाहर से कोई प्रश्न नहीं आता है, तभी 100 में से 100 नंबर आ जाते हैं। बाहर से प्रश्न पूछने लग जाए तो 30 मार्क खाई होगा कोई, जिसके 100 में से 90 नंबर भी आ जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, यदि हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम बोहर कक्षा की त्रिज्या 0.5 एंगस्ट्रॉम है, मान ली जाए
0.5 एंगस्ट्रॉम ली जाए, ऐसा लिखा हुआ है, ली जाए तो चौथी बोहर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो चौथी बोहर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए या ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। अभी अभी मैंने बताया आपको आर एन प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर, जेड इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं R1 अपॉन R4 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। देखिए बेटा कैसे, पहली कक्षा की त्रिज्या R1 और दूसरी कक्षा की त्रिज्या R2 बराबर 1 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिखा है। प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पर n1 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर R1 की जगह R1 है और 2 यहाँ पर 2 ना होकर यहाँ पर क्या है 4 है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। R1 अपॉन R4 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। ठीक है, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो R1 अपॉन R4 इज इक्वल टू 1/16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16R1 इज इक्वल टू R4 आ जाएगा, यानी चौथे कोश की त्रिज्या 16 गुना होगी पहले कोश की त्रिज्या की। तो 16 इंटू 0.5 एंगस्ट्रॉम, तो यानी ये 8 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए बेटा। अगला प्रश्न है, नवाब प्रेस को नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बामर श्रेणी की अंतिम रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। बामर श्रेणी की अंतिम रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करें। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, बामर श्रेणी की अंतिम रेखा की तरंग दैर्ध्य आपको ज्ञात करनी है, तो इसमें आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होगी। किसी भी श्रेणी की जो प्रथम रेखा होगी वो उस श्रेणी की मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, यानी अधिकतम तरंग दैर्ध्य, अधिकतम तरंग दैर्ध्य। ठीक है, और जो लास्ट लाइन होती है, अंतिम रेखा होती है, वो उसकी मिनिमम वेवलेंथ होती है, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य कहलाती है, जिसे श्रेणी सीमा भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें आपको जो मेन बात ध्यान रखनी है वो है लाइमन के लिए n1 इज इक्वल टू 1 होता है, n2 2 से स्टार्ट होता है, 3 4 5 इनफाइनाइट तक जाता है। बामर के लिए n1 इज इक्वल टू 2 होता है, n2 की वैल्यू 3 4 5 इनफाइनाइट तक। लाइमन हो गया, बामर हो गया। पास्चन के लिए n1 इज इक्वल टू 3, n2 की वैल्यू 4 5 कहाँ तक इनफाइनाइट तक। लाइमन बामर पास्चन, इसके बाद ब्रैकेट के लिए n1 की वैल्यू 4, n2 की वैल्यू 5 6 इस तरह से जाएगा। अगर आपसे कहा जाए प्रथम रेखा लाइमन की प्रथम तो 2 से 1, लाइमन की द्वितीय 3 से 1, लाइमन की तृतीय 4 से 1 और लाइमन के लिए अंतिम इनफाइनाइट टू 1। अब कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। बामर की प्रथम रेखा यानी अधिकतम, ये मैक्सिमम होती है। ठीक है बेटा, जितने पास से आ रही है प्रथम रेखा हमेशा यहाँ पर मैक्सिमम वेवलेंथ होगी और लास्ट लाइन मिनिमम होगी। अब आ जाओ यहाँ पर प्रश्न पे, क्योंकि प्रश्न आपसे घुमा घुमा के भी पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अंतिम रेखा की तरंग दैर्ध्य पूछिए, ज्ञात कीजिए। हो सकता है आपसे पूछ लेता न्यूनतम तरंग दैर्ध्य बताइए, आपसे कह सकता था श्रेणी सीमा बताइए। तो तीनों का आपको पता होना चाहिए, तीनों का मीन आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं बेटा सॉल्यूशन। बामर श्रेणी की अंतिम रेखा के लिए n1 इज इक्वल टू 2 और n2 की वैल्यू इनफाइनाइट। तो 1 अपॉन लैम्डा बामर लास्ट लाइन इज इक्वल टू r 1/2 स्क्वायर इनफाइनाइट का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए। r 1/4 माइनस 1 इनफाइनाइट का स्क्वायर 0, तो ये आ गया r/4। ये किसकी वैल्यू आई, 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू आई r/4। तो लैम्डा इज इक्वल टू 4/r। बेटा आपको बहुत पहले बताया गया था 1 अपॉन r का मतलब आपको ध्यान रखना है। तो लैम्डा बामर
लास्ट लाइन इज इक्वल टू 4 इंटू 1/r 912 एंगस्ट्रॉम, तो आ जाएगा 3648 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर है। ठीक है, अगला एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद ये आज का वीडियो लेक्चर इतना ही, पर एक प्रश्न और देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, बोर सिद्धांत में कोणीय संवेग के क्वांटीकरण से संबंधित गणितीय सूत्र लिखिए। ठीक है ना, आपको क्या बताना है, जो बोर सिद्धांत है उसमें कोणीय संवेग, क्वेश्चन है बोहर का जो सिद्धांत है, बोहर सिद्धांत में कोणीय संवेग के क्वांटीकरण से संबंधित गणितीय सूत्र लिखिए, गणितीय सूत्र लिखे, यह वो बताना है। ठीक है, तो इसको कैसे देखिए बेटा, कुछ नहीं करना है, बोर की द्वितीय अभिधारणा क्या थी, कोणीय संवेग इज इक्वल टू NH/2π। कोणीय संवेग को LN से लिखा जाता है, nवें कोश का कोणीय संवेग बराबर होता है MeVnRn इज इक्वल टू NH/2π। ये आप ध्यान रखना, ये गणितीय फॉर्मूला है, जहां n इज इक्वल टू मुख्य क्वांटम संख्या, वैल्यू कहां से कहां तक, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 इनफाइनाइट। ठीक है बेटा, तो ये प्रश्न आपके कंप्लीट हुआ है, और भी 2-4 क्वेश्चन होंगे, वो अगले वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। उसके बाद टाइम मिलेगा तो नया चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में बेटा इतना ही, थैंक यू।